ईच एमसीक्यू कंटेन्स 1.1 मार्क्स, राइट। और जो है टोटल जब आपका ग्रैंड टोटल बनता है तो इट विल बी 100 मार्क्स, ठीक है। तो जो आपका रिजल्ट आ रहा होता है वो आपका टोटल ऑफ 100 में से आ रहा होता है, ठीक है। तो इसमें से जो फिजिक्स का पोर्शन है, जो आपका सब्जेक्ट पोर्शन होता है, दैट कंटेन्स टोटल 30 मार्क्स, ठीक है। 30 मार्क्स आपके फिजिक्स के पोर्शन, 30 मार्क्स आपके सब्जेक्ट पोर्शन के होते हैं, ठीक है। जिसमें से 10 मार्क्स आपके होंगे फिजिक्स के, 10 मार्क्स होंगे आपके, रादर आप जो है कंप्यूटर स्टडी करें तो कंप्यूटर का होगा, मैथ्स के स्टूडेंट है तो मैथ्स होगा, या फिर बायोलॉजी। और जो 10 मार्क्स हैं वो आपके किसके होंगे, सॉरी केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। जो भी आपके कॉम्बिनेशंस हैं, रादर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस, तो जो भी आपके 3 साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल कंटेन 10-10 मार्क्स ईच, ठीक है। तो हम अगर आज फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो फिजिक्स के अंदर आपके टोटल ऑफ 10 एमसीक्यूज हैं, राइट। तो उन 10 एमसीक्यूज के अंदर अब पेपर आपका आता किस तरह से है, ठीक है। अब उन 10 एमसीक्यूज में आपके पास टोटल फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और जो सेकेंड ईयर की आपकी बुक है, दैट कंटेन्स 12 चैप्टर से 21st चैप्टर तक आपके टोटल चैप्टर्स हैं, राइट। तो अब इन सारी जो टोटल आपके पास बुक है, इस टोटल बुक में से आपके टोटल ऑफ टोटल 90 में से 10 एमसीक्यूज आएंगे, राइट। तब उन इन 10 एमसीक्यूज में आता असल में क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिकली आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी बुक के अंदर जो क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स है, पावर है, वर्क है, एनर्जी है, ठीक है। इन सब क्वांटिटीज के आपको यूनिट्स पता होने चाहिए, इन सब क्वांटिटीज की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इनका यूनिट पता होना चाहिए। ये दो चीजें आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो आपका एनईटी हुआ, सॉरी नेट का टेस्ट हुआ है लास्ट, ठीक है। जो अभी जून के टेस्ट, जून के जो है वो अ, जून में जो आप, सॉरी जो जून से पहले क्या था, मई के अंदर जो आपका टेस्ट हुआ है, नेट जो है एनईटी नेट का, उसके अंदर आपका एक स्ट्रेट क्वेश्चन आया हुआ था, दैट वाज व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक से यूनिट्स आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको ध्यान से स्टडी करना है, राइट। अभी जो हमारी क्लास का स्केड्यूल होगा वो इस तरह से होगा कि मैं आप लोगों को आपने अपनी क्या करनी है, अपनी अपनी बुक्स को साथ ओपन रखना है, ठीक है। और मैं आपको मार्क करवाती जाऊंगी और आपने उनको साथ साथ मार्क करना है, राइट। जी वही ठीक है। सो आज हम जो है आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे, और जो है हमारे पास 3 दिन है फिजिक्स कंप्लीट करने के। सो वी हैव टू स्टडी तीनों दिन के अंदर आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक्स को खोल लें, तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ और साथ साथ हम उसको रीड करते जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, आई हैव नोट्स ऑल्सो। तो जो आप लोगों के रिस्पेक्टिव ग्रुप्स है उसके अंदर मैं आपको फिजिक्स की जो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह वाला नोट्स है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। 2 से 3 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। आप सब अपनी अपनी बुक्स को ले आएं और फिर हम उसमें से मार्क करेंगे। अच्छा, जिसके पास मैं बुक, जिस बुक से मार्क करवाऊंगी दैट इज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। जिसके पास तो वो बुक है वो उससे मार्क कर ले। जिसके पास वो बुक नहीं है तो आप ऐसे करें, एक रजिस्टर और पेंसिल लें, ठीक है, और आप उस पर मार्क करना शुरू करते हैं। आज हम फर्स्ट ईयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आई एक्सप्लेन आउट, ठीक है। चलिए आप लोग अपनी बुक्स जो है वो ले आए होंगे।
नहीं, अप्रोक्सीमेटली चीजें आपकी सेम ही होती हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि केपीके की बुक के अंदर कुछ जो है वो सब्जेक्ट का जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर फोर्स किसी टॉपिक में पहले लिखा हुआ है तो वहां पे फोर्स बाद में लिखा हो, ठीक है, तो उसकी जो तरतीब है वो डिफरेंट हो सकती है। शुजाउर रहमान, क्लास एंड हो जाए तो आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आप ऐसा करना कि सर फाहद को मैसेज कर देना, आपको सर जो है डिटेल में गाइड कर देंगे। ओके, सो वी विल मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 1, ठीक है, दैट इज ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स, हम उसको स्टडी करेंगे सबसे पहले। ठीक हो गई बात। अब मेजरमेंट्स के चैप्टर के अंदर जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो क्या है, जो मेजरली आपके पास नेट में पूछी जाती हैं। अब अगर आप जो है अपनी 9th क्लास के, अगर आप लोगों को फिजिक्स याद है तो आपको याद होगा कि आप लोगों ने हर क्वांटिटी का जो है वो पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है। तो इन सब क्वांटिटीज की जो एग्जांपल्स हैं आपको वो पता होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, ठीक है। अगर मैं बेस क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं तो टोटल आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स की लैंग्वेज बना रही होती हैं, ठीक है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज बनाने वाली जो क्वांटिटीज है उन्हें हम नाम दे देते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। मैं इसी एग्जांपल अक्सर इस तरह देती होती हूँ, जिस तरह आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। इंग्लिश लैंग्वेज बनाने के लिए आपको कुछ अल्फाबेट्स चाहिए होते हैं, जैसे ABCD, ठीक है। इसी तरह मैथमेटिक्स है, ये भी एक लैंग्वेज है, तो उसके लिए जो आपके पास बेसिक वर्ड्स होते हैं वो 1 2 3 एंड सो ऑन ये होता है। इसी तरह फिजिक्स की लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए वी यूज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो फिजिक्स को बना रही होती हैं। तो अब इस चैप्टर में से आपने क्या करना है, आपने सारी जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इन सब क्वांटिटीज का आपको नाम पता होना चाहिए, आपको इनके यूनिट्स पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें से मेजरली आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे होते हैं वो रेडियन और स्टीरेडियन का डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियन है, रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेडियन जो है वो आपके पास प्लेन एंगल को डिफाइन करता है, ठीक है। यानी कि प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल को ये डिफाइन कर रहा होता है, राइट राइट। तो आपने याद रखना है कि रेडियन जो है इज अ यूनिट यूज्ड फॉर द प्लेन एंगल, और जो स्टी रेडियन है इट इज अ यूनिट यूज्ड फॉर सॉलिड एंगल या 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ कि एस से स्टी रेडियन होगा, ठीक है। इसी तरह हम एस से ही कहते हैं कि सॉलिड एंगल का नाम लेते हैं, एस से सॉलिड एंगल और एस से स्टी रेडियन, ठीक है। तो स्टीरेडियन इज अ यूनिट यूज्ड फॉर सॉलिड एंगल, और जो रेडियन है इट इज अ यूनिट यूज्ड फॉर द प्लेन एंगल, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो इस चैप्टर में से क्या और पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो है वो फॉर एग्जांपल फोर्स है तो उसका यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अगर आप उसको उसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप उसकी डायमेंशंस लिखो दैट इज MLT-2, ठीक है। तो आप लोगों को सारी क्वांटिटीज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका आपको यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिट के साथ साथ आपको उसका क्या पता होना चाहिए, उसकी जो है वो डायमेंशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में से मैंने आपको बता दिया आप लोगों ने क्या क्या चीजें याद करनी है, क्वांटिटी, ठीक है, उनके यूनिट्स, और आपने साथ इसका क्या पढ़ना है, इसकी डायमेंशंस को स्टडी करना है। सो विद दिस अगर आप लोग ये चीजें एक दफा ओवरव्यू कर लोगे, बुक को एक दफा, चैप्टर को, इन सिर्फ इन चीजों को, पूरे चैप्टर को रीड देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यू हैव ओनली 10 MCQs, लेकिन वो 10 MCQs बहुत बेसिक आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है उन बेसिक MCQs के ऊपर इतनी आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो कि वो 10 में से 10 आपका फिजिक्स के MCQs करेक्ट हो जाए, ठीक है। आगे आपके पास वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब जो इसमें इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपका वेक्टर्स वाला टॉपिक, ठीक है, और दूसरा आपका टॉपिक होता है दैट इज ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो वेक्टर्स वाला टॉपिक है इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। नेट के अंदर कोई भी जो आपका MCQ है वो वेक्टर्स वाले टॉपिक में से नहीं आता, ठीक है। बेसिकली जो आप लोगों ने इस चैप्टर में से पढ़ना है दैट इज इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला अगर आप लोग टॉपिक खोलें तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम की जो आपके पास कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसे हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अगर जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की आपने बुक खोली हुई है तो इसमें पेज नंबर 38 है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2.5 है।
इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, उसमें मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक हो गई बात। फिर हम आगे बात करते हैं आपके पास जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। Recording stopped. ओ मैडम ही निकल गई जे, मैडम ने किक करता जे। हेलो हेलो। मैडम भाज गई जे। यार ये बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा? बाजी भाई बारहवीं साहब का आज का कुछ नहीं बताया पाएगा। मैडम को तो बुलाओ। मैडम भाग गई है भाई, कोई मैडम ने कुछ आगे भाग गया है। किसी ने केक तो नहीं दिया? कैसी तैयारी है गाइस? छड़कना भाई छड़कना। कल कह रहे थे सेप्टेम्बर में सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, आज कह रही है वो आएगा ही नहीं। तारिक जावेद कौन है? कौन सा लाया कोई बंदा? ये शुजा कौन है जो हर टाइम क्वेश्चन पूछता रहता है? यार मैं हूँ तारिक जावेद। आप कहाँ से हो बन गए? मेरा सुजा की केड़ी होती है यार वक्त अब इस राउंड टेस्ट की तैयारी कैसी है? देखें जी, ये आपका टॉपिक है, सो बेसिकली इसमें अपना दे पढ़ ले, तू सानू पढ़ाना आ गया, अपना दे पढ़ ले। अच्छा बेटा पास मुझे एक बात समझ चलो जी चलो, मैडम आ गई हो, मैडम आ गई जी। Recording in progress. मैडम आ गई। जी बच्चों, इट वाज अ कनेक्टिविटी इशू। अरशद, ये जो आपने स्क्रीन के ऊपर लाइनिंग की है, काइंडली आप इस खूबसूरत से पैटर्न को अगर आप रिमूव कर दें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स भी और मेरे लिए भी। इसको आप रिमूव कर दें काइंडली। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो चीज आएगी, अच्छा जी, जो नेक्स्ट मैं आपको चीज बता रही थी दैट वाज अबाउट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताई, इसके बाद मैं आपको बता रही थी, आई वाज टेलिंग यू अबाउट के व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की आपको डेफिनेशन आपने बुक से याद कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है, जिस तरह मैं अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को बात करूं, तो जब हमारी बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है ना, तो हम कहते हैं कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर जो एक बॉडी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों के ऊपर जो है वो पूरा उतरी होती है, दोनों को सेटिस्फाई करती है, तो वी कॉल इट एज कि बॉडी इज इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें हम क्या कहते हैं कि जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है, ठीक है, क्या कहते हैं हम कि व्हेन एवर द बॉडी इज एट रेस्ट, तो जो हम कहते हैं, और उसकी जो है वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि बॉडी इज इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है।
लेकिन अगर हम बात करते अगर हम बात करते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है, तो रेस्ट के केस में रेस्ट का वर्ड आपको स्टैटिक से भी निकला है, ठीक है। तो रेस्ट, जब भी बॉडी रेस्ट पे होगी तो दैट मींस बॉडी इज इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन व्हेनेवर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर रोटेट कर रही होती है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी इज इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इस पूरे चैप्टर में से आपने सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के जो टॉपिक्स है उनको पढ़ना है। बाकी पीछे जो वेक्टर्स वाला टॉपिक है, टॉर्क है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या आपने पढ़ लेना है, इधर से इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है वो आपने बुक से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। थर्डली आपके पास आ जाता है मोशन एंड फोर्स वाला टॉपिक, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर आपने क्या करना है, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इन सब की आप लोगों ने 9th क्लास में भी याद किया होगा। आप लोग जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता था तो आप लोग क्या लिखते थे, आप उसकी क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखते थे, आप बता देते कि इसका यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आपने उसी तरीके से तैयार करना है कि आपने डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस को याद कर लेना है। इसके साथ साथ आपने इनके फॉर्मूलाज को याद कर लेना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, दैट इज मीटर, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को इनकी डायमेंशंस भी पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम आगे मूव करें तो आपको जो है इस चैप्टर के अंदर से जो न्यूटन के लॉज है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपको क्या बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या आपको बताता है कि व्हेनेवर अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है, तब तक जब तक उसके ऊपर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। और सेकंड जो आपका न्यूटन का लॉ है वो आपको क्या बताता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। यानी कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स कब एक्ट करेगी, जब उस बॉडी का कोई ना कोई मास होगा और उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की बात करें तो उसे हम डिफाइन करते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक हो गई बात। आगे मोमेंटम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोमेंटम का आपको यूनिट पता होना चाहिए। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो डायमेंशन है आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है इम्पल्स क्या होती है, ठीक है। जब भी किसी भी एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लार्जर फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक ने इसमें बैट की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। जब भी कोई बॉल आके बैट को हिट करता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई इम्पल्स प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब इम्पल्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इम्पल्स का आपको यूनिट पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट यू हैव जो है आप लोगों ने यहाँ से याद करना है, जो आपके पास एंड वाला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, वो आपके नेट के अंदर अक्सर पूछा जा रहा होता है। अब इसमें से पूछा क्या जाता है, देखो आपसे पूछते हैं कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। और रेंज वाले टॉपिक में से आपसे ये भी पूछते हैं वो कि किस एंगल के ऊपर आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आपकी रेंज किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होती है, दैट इज एट 45 डिग्रीज, ठीक है। 45 डिग्री के ऊपर आपकी जो रेंज है ये मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये बात याद रखनी है। इस वाले टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने इसके फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो भी कवर हो गया। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। अच्छा, आप लोगों के चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं एक दफा ये कंप्लीट करवा लूं, देन आई विल आंसर, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो आपने अपनी चीजें याद रखनी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में आपको वर्क को वो स्टडी करता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे वो एनर्जी के बारे में सारा डिस्कस कर रहा होता है, और थर्ड पार्ट में आपके पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की आपको वो बात कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको वर्क का पता होना चाहिए, यानी वर्क की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ आपको वर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज F.D, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फोर्स इनटू वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली वर्क डन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज F.D cos ऑफ थीटा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का यूनिट क्या है, दैट इज जूल्स।
वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क जीरो कब होगा, और वर्क जो है वो जो है वो नेगेटिव कब होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो जऊल है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो यहाँ से आपको जऊल पता होना चाहिए कि दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ठीक है। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में से जो है आगे आपने मूव कर जाना है पावर की तरफ, ठीक है। पावर का डेफिनेशन आप सबको आनी चाहिए, पावर का फॉर्मूला आना चाहिए, पावर का यूनिट, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्लास स्टार्ट होते टाइम आपको बताया था कि जो पावर का यूनिट है ये आपका जो मई वाला जो टेस्ट था नेट का, उसके अंदर पावर का यूनिट पूछा गया हुआ था, ठीक है। तो पावर का यूनिट आपको पता होना चाहिए कि पावर का यूनिट क्या होता है, दैट इज जूल पर सेकेंड, ठीक है। और जूल पर सेकेंड किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पावर का SI यूनिट इज वॉट, राइट। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज 1 किलोवाट और किसके इक्वल है, ठीक है। तो 1 किलोवाट और इज एक्चुअली इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स, ठीक है। किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स, ठीक है। 3.6 मेगा जूल्स के इक्वल है, दैट इज 1 किलोवाट और, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो हमने अभी बताया कि इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वर्क में, एनर्जी में, एंड थर्ड वन इज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। अब जो एनर्जी वाला पोर्शन है इसमें सबसे पहले अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से नोट कर रहे हो तो आपके पास एक साइड पे पेज नंबर 83 के ऊपर एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। उस ग्रीन कलर के बॉक्स में आपके पास उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एक कार को बनाने के अंदर आपको कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कार, ठीक है। और जो कार है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर 1 इंटू 10⁻12 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो यूज करती है फ्रॉम द पेट्रोल, ठीक है। टोटल एनर्जी जो कार को बनाने में हमें चाहिए होती है दैट इज 9 इंटू 10⁻9 जूल्स, ठीक है। और जो पूरी लाइफ टाइम में एक कार पेट्रोल से एनर्जी लेती है दैट इज 1 इंटू 10⁻12 जूल्स, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ से पता जो होना चाहिए, जो चीज आपने याद करनी है, आपको जो है वो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी हम किसे कहते हैं, मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू minimum amount of energy that is required by a body to move away from the मतलब कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए जो उसे वेलोसिटी चाहिए होती है, ठीक है। उसे हम क्या कह देते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब क्या होता है, छूट जाना, चले जाना, दूर चले जाना, ठीक है। तो वो वेलोसिटी विद विच जो बॉडी है इट मूव्स अवे फ्रॉम या आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड या अर्थ्स ग्रेविटेशनल जो है वो फील्ड से वो बाहर जाने में उसे जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है हम उसे नाम दे देते हैं एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी जो है वो जो आपकी एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू √2gr, ठीक है। जब आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हो 2 की जगह 2 आपके पास एक कांस्टेंट होता है, स्मॉल g की वैल्यू आपके पास 9.8 है, और जो आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 42,000 टू 46,000 किलोमीटर के इक्वल आता है। इस सब की आप वैल्यूज फाइंड आउट डालोगे तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कैसे हम बताएंगे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो हमेशा कंजर्व रहती है, बस होता क्या है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनकी बुक के अंदर जो है पेज नंबर 91 के ऊपर एक जो है वो बने हुए हैं 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। एक बॉक्स पिंक कलर का है, दूसरा बॉक्स ग्रीन कलर का है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ, एनर्जी सोर्सेज बताए हुए। जिस तरह सोलर है तो वो एनर्जी सोर्स उसका क्या है, सन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई है सब की जो है वो सन से ही वो अपनी एनर्जी ले रहे थे, इससे सिवाय टाइड्स के। टाइड्स क्या होते हैं, आप लोगों ने विंड टर्बाइंस को देखा हुआ है, ठीक है। वो चल रहे होते हैं ना, तो वो अपनी एनर्जी कहाँ से, जो टाइड्स होते हैं ये अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे होते हैं, मून से ले रहे होते हैं, ठीक है। और जो जियोथर्मल्स चल रहे होते हैं, ठीक है, जियोथर्मल्स अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे होते हैं, दे टेक देयर एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये 2 बॉक्सेस याद कर लेने।
अब जो आपके पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, इस टॉपिक को आप लोगों ने खुद से एक दफा रीड दे लेनी है, ठीक है। आप लोग बस इसकी अगर हेडिंग्स भी याद कर लो, हेडिंग्स तो आप लोगों को पक्की याद होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, ये आप लोगों ने इसके अंदर से एक एक दो दो इसकी लाइन को रीड कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो एक्वीफायर का पूछ लेते हैं, ठीक है, कि एक्वीफायर क्या होती है। तो एक्वीफायर जो है, इट इज अ लेयर ऑफ रॉक होल्डिंग वाटर, ठीक है। वो रॉक के ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है जो वाटर को होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों की क्लास, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक स्टडी किया, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ने हैं। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का होमवर्क क्या है, कि आप लोगों ने इन सब चैप्टर्स को, जो जो चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को, आपने सिर्फ उन टॉपिक्स को एक दफा से बुक से रीड दे लेना है, ठीक है। पूरे चैप्टर को रीड नहीं करना, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई हैं उनको आज ही रीड दे लेना है, ठीक है। सो दैट आपकी जो फिजिक्स है उसके मैक्सिमम पोर्शन आपका तैयार हो जाए। टुमारो हम क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर नंबर 5 से लेकर ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। वी हैव टोटल ऑफ 3 डेज जिसके अंदर हमने दोनों बुक्स को कवर करना है। तो हमारे पास जो है वो कल जो है हम फिर बाकी चैप्टर्स को रीड आउट करेंगे। हाँ, अब मैं आप लोगों की क्वेश्चंस जो है उनके आंसर दे देती हूँ जी। आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे, सो डोंट वरी।